हरिओम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री पर। और आज हम बात भी करने वाले हैं हिस्ट्री की, इतिहास की। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए हैं कि सर आप हिस्ट्री जीएस से संबंधित भी चीज़ें आप अपलोड करनी शुरू कीजिए, जीके से संबंधित चीज़ें भी आप अपलोड करनी शुरू कीजिए। तो उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि हम इतिहास से शुरू करेंगे और इतिहास के बारे में जानते हुए हम जीएस के जीके के अलग अलग टॉपिक्स पर जाएंगे। ठीक है, तो सवाल उठता है कि भाई जीके या जीएस एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इतिहास से ही। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। देखो भाई, आज से पहले, इस क्षण से पहले जो कुछ भी हुआ वो सब हिस्ट्री है। इस क्षण से पहले जो कुछ भी हुआ वो सब हिस्ट्री है। अभी हम वर्तमान में है और यही वर्तमान थोड़ी देर बाद जो है इतिहास बन जाएगा। आज के वर्तमान के समय में हम जैसे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमारी सरकारें काम करती हैं, जिस प्रकार से हमने आविष्कार किए हैं, टेक्नोलॉजी पे काम किया है, तो वो सब चीज़ें हमें पास्ट में जाके पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं। आज हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो क्या हमेशा से हम ऐसे कपड़े पहनते आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में सब कुछ ऐसा नहीं था। तो अगर आपको अपने अस्तित्व के बारे में जानना है, अगर आपको जानना है कि वर्तमान में जो आप हैं वो क्यों हैं, तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। कैसे हमारी पृथ्वी की संरचना हुई, कैसे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, कैसे जीवन के विकास होने के साथ साथ महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुए, महत्वपूर्ण उद्भव हुए, महत्वपूर्ण कार्य हुए, आग का आविष्कार कैसे हुआ ताकि हम पका हुआ भोजन खा सकें। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतनी तेज़ी से जा रहे हैं तो वो क्या कारण था कि हम इतनी तेज़ी से अब आज की डेट में मूवमेंट कर सकते हैं। आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, पूरे भारत में बच्चे इसे देख सकते हैं, तो ये क्या कारण है। कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हो उस सब की नॉलेज इतिहास में आती है, इतिहास से रिलेटेड आती है। आप टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। आप मोटर कार चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का आविष्कार किसने किया, इंजन का आविष्कार किसने किया। तो ये सारी गतिविधियां जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, इनका एक आधार है जो कि भूतकाल में, जो कि इतिहास में समाहित है। तो इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हर प्रकार से, हर दृष्टि से। अगर आप देखना चाहते हैं कि वर्तमान युग में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी खामियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, संसार के सामने जो भी चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस क्यों आए, तो इसकी जानकारी के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। आजकल हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो बढ़ता प्रदूषण हो, चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी हो। तो इन सब कारणों के क्या रीज़न है, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों अस्तित्व में आई, तो इसकी जानकारी के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इतिहास ना केवल मार्क्स के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंकों के दृष्टिकोण से, अपितु संपूर्ण ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। संपूर्ण ज्ञान के लिए, आपके अस्तित्व की तलाश के लिए इतिहास महत्वपूर्ण है। इतिहास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। इसी वजह से ये शायद पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक महत्वपूर्ण विषय प्ले कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है महत्वपूर्ण विषय का। ठीक है, तो हम आज इतिहास के बारे में जानते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है इतिहास का और उसमें हम इतिहास का परिचय, हम इतिहास कितने पार्ट्स में हम इतिहास को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे कैसे हम इतिहास को पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो इस सब की हम जानकारी लेंगे। तो चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ, समय न गवाकर मैं बात करूं इतिहास का जनक कौन है, इतिहास को संकलन करने का कार्य किसने किया। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ये ग्रीक विद्वान थे, एथेंस के थे, ग्रीक विद्वान थे। हेरोडोटस ये इतिहास के ग्रीक विद्वान थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो ये मानव जीवन का एक प्रथम प्रयास था इतिहास को संकलित करने का। जो इतिहास के जो भी स्रोत हमारे पास हैं, तो इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो इस जो प्रमुख स्रोत हैं वो किताबें हैं या तो साहित्य है। साहित्य में इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, या फिर पुरातत्व विभाग इतिहास के बारे में बताता है खुदाई के द्वारा। खुदाई आप करते हैं, वहाँ से कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ घर मिलते हैं टूटे हुए, तो उन्हीं के आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि इतिहास कैसे रहे, उनका कैसा रहन सहन था,
कैसा उनका जीवन था, कैसी उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी या तो हमें पुरातत्व विभाग जो खुदाई करता है उससे मिलती है, जो प्राचीन निर्माण है, स्थापत्य कला है, उनसे मिलती है, या प्राचीन पुस्तकें हैं उनसे मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले पुस्तक लिखने का काम, इतिहास को संकलित करने का काम हेरोडोटस ने किया और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह खेती करनी शुरू की, किस तरह कताई बुनाई करनी शुरू की, कपड़े बनाने शुरू किए, धातु पे कैसे कैसे काम करने शुरू किए, कैसे जंगलों की सफाई की और नगर की स्थापना की, ये सारी चीज़ें हम इतिहास में देखेंगे। आज हमारा भारत जो है तो वो किस प्रकार से भारत बना। हमारा भारत एक मिश्रित संस्कृतियों का देश है। हमारा भारत एक मिश्रित संस्कृतियों का देश है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे एक समान चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग भाषा में अलग अलग हैं, रहन सहन हमारे अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग अलग है, धार्मिक रीति रिवाज अलग अलग है, फिर भी हम एक हैं। तो भारत की अनेकता में एकता वाला सब कंसेप्ट कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वर्ग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब यहाँ पे भारत में रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? किस प्रकार से हिंदुओं का उद्भव हुआ, किस प्रकार से मुसलमानों का उद्भव हुआ, कैसे सिखों का उद्भव हुआ, कैसे ईसाइयों का उद्भव हुआ, कैसे बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, कैसे जैन धर्म का उद्भव हुआ। तो वास्तव में जो हमारी वर्तमान संस्कृति है ये कैसे बनी, अनेकता में एकता की जो हमारी वर्तमान संस्कृति है वो कैसे बनी, ये भी इतिहास के अध्ययन से आपको आएगा। ठीक है, इतिहास में हम बेसिकली करेंगे क्या, विभिन्न विभिन्न कालखंडों के, अलग अलग कालखंडों के, बहुत प्राचीन से लेके आज तक के विभिन्न विभिन्न कालखंडों के लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर कैसा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार का साहित्य था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समाज प्रबंधन कैसा था, किसको प्रायोरिटी दी जाती थी समाज में, किस तरीके से लोग समाज बनाकर रहते थे, समाज को प्रबंधित करते थे, समाज में जो समाज की इकाई है उनमें कैसे आपस में परस्पर संवाद होता था। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई उन लोगों को, कैसे राजा बनते थे, राजा किस प्रकार से प्रजा की सेवा करते थे, प्रजा को बदले में क्या करना पड़ता था राजा के लिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उस कालखंड की प्रमुख उपलब्धियां क्या है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, ठीक है, या पुस्तकों के क्षेत्र में, अलग अलग तरीके से क्या क्या उसकी उपलब्धि रही, क्या उस समय का स्थापत्य कला थी, लोग किस प्रकार के निर्माण किया करते थे, स्थापत्य कला किस प्रकार की उनकी स्थापत्य कला थी, किस तरह के निर्माण हुआ करते थे, ताजमहल, लाल किला, अजंता अलोरा की गुफाएं कैसे विकसित की गई। तो ये सारी चीज़ें इतिहास में आएंगी। आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक भी है इतिहास। अगर एक विषय हम इतिहास की बात करें तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में जो मानव जीवन है वो क्यों है, उसके क्या रीज़न है। हमने इतिहास में, हमने पास्ट में ऐसे क्या क्या काम किए कि हम इस स्तर तक आज पहुँचे हैं। आज हमारे पास हवाई जहाज़ है, रेलगाड़ी है, ट्रेन्स हैं, तो इन सब का आविष्कार किसने किया। हर एक नॉलेज आपको इतिहास में मिलेगी। बहुत व्रत विषय है, बहुत व्रत विषय है। तो इसके जितने भी संबंधित लेक्चर होंगे मैं लगातार डालता रहूँगा ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। तो ये सारी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो अगर इतिहास को मैं डिवाइड करूँ तो मैं इतिहास को 4 भागों में बांट सकता हूँ। इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके हम पढ़ेंगे। पहला भाग होगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिसके बारे में ज़्यादा साक्ष्य हमें नहीं पता, ठीक है, उसके बारे में कोई हमें खुदाई में बहुत कम अवशेष प्राप्त हुए हैं, पुस्तकों में उसके बारे में कोई विषय उपलब्ध नहीं है, ठीक है, बहुत पुराना इतिहास, इतिहास से भी पहले का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहाँ से शुरू होगा? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पहला मानव आया, पहला जीव आया, पहले हाथी घोड़े जो भी हैं आए, उन सब चीज़ों के बारे में हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। किस तरह का वो युग था, पत्थरों का युग माना जाता था, पाषाण काल उसे बोलते थे। ज़्यादातर चीज़ें पत्थरों की बनी हुई होती थी, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो खाने की सामग्री हो। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं खाना बनाने के जो औजार होते हैं, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, वो सब पत्थरों के बने होते थे, तो इसे पाषाण काल भी कहा गया है। तो पहला आपका पार्ट होगा प्रागैतिहासिक काल, पहला पार्ट होगा आपका प्रागैतिहासिक काल। और ये बहुत पहले से, अज्ञात से 400 करोड़ पहले से 2500 ईसा पूर्वी तक रखा गया है। इसके बारे में ज़्यादा साक्ष्य, ज़्यादा प्रमाण हमारे पास नहीं है। जितने भी साक्ष्य, जितने भी प्रमाण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो इससे पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल।
उसके बाद दूसरा है प्राचीन काल, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य हैं, पर्याप्त मात्रा में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, साहित्य है। प्राचीन भारत के बारे में जो है एक विस्तृत हमारे पास अध्ययन सामग्री मौजूद है, इतिहासकारों ने इसकी खोज की है। और प्राचीन भारत का जो समय माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक। अब ईसा पूर्व क्या होता है? देखो वर्तमान में हम 2021 में हैं, तो 2021 से आप स्टार्ट में चले जाओ 1 ईस्वी, जब हमारा सन जो वर्ष है वो शुरू हुआ, उससे भी 2500 साल पहले की बात हम करेंगे प्राचीन भारत में, 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है हमारा मध्यकालीन भारत, ये 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक होगा। इसके बाद आधुनिक भारत, ये 1707 से लेकर 1947 बल्कि 2021 तक ये सब जो है हमारा आधुनिक भारत है। 1707 से लेके कल तक जो कुछ भी हुआ वो सब जो है हमारा आधुनिक भारत है। उसके बारे में हर डिटेल हम देखेंगे, कब परमाणु परीक्षण हुए, पोखरण परमाणु परीक्षण हुए, कब किस चीज़ का आविष्कार हुआ, क्या क्या चीज़ें, इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ये सब इतिहास में ही कवर करेंगे। ये सारे पॉइंट हम जो है इतिहास में ही कवर करेंगे, करंट अफेयर में कवर करेंगे। तो ये सब इतिहास का ही एक पार्ट है। इतिहास कुछ नहीं है, आज से इस क्षण से पहले जो कुछ भी हुआ वो सब इतिहास है। इस क्षण से पहले जो कुछ भी हुआ वो सब इतिहास है। अभी मैं आपका ये लेक्चर ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये भी इतिहास हो जाएगा, ठीक है। तो इतिहास के बारे में हमें कंप्लीट डेफिनेशंस ये है। तो 4 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब प्रागैतिहासिक भारत या प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है भाई। पुरापाषाण काल, यह अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। तो ये पहले हम प्रागैतिहासिक काल करेंगे। इसके बारे में जो हमारे पास टॉपिक है, सब जो भी हमारे पास अध्ययन सामग्री है, जो भी हमारे पास सवाल बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उन सब की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है प्राचीन भारत, ठीक है भाई। तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की बात है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी, वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। यानी कि उस समय पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कंप्लीट चैप्टर होगा एक, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम देखेंगे कि उस समय लोगों का रहन सहन कैसा था, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, किस प्रकार का निर्माण कार्य हुआ करते थे, कौन कौन सी फसलें हुआ करती थी, कौन कौन से खाद्यान्न हुआ करते थे, कैसे खाद्यान्न को वो रखा करते थे। फिर इस सभ्यता में जो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी थी, कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, और उन शहरों में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या साक्ष्य, क्या क्या प्रमाण पाए गए। तो ये सारी जानकारी हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार विलुप्त हुई, कैसे उसका नाश हुआ, तो ये सारी डिटेल जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब जो मैं करवा रहा हूँ भाई, ये आपका इतिहास का परिचय है, जो आपका सिलेबस है उसका परिचय है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं इतिहास में, ठीक है। तो आपको अगर एक इंटरव्यू, एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट का, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ताकि आप क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को जान सके। उसके बाद हमारी आती है भाई वैदिक सभ्यता। अगला टॉपिक वैदिक सभ्यता है। अगर वैदिक सभ्यता की बात करूं तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसमें बाकी ग्रंथ की रचना हुई, अथर्ववेद वगैरह की रचना हुई। तो ऋग्वैदिक काल को माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय काल होगा 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। तो ये वैदिक काल, इसमें भी हम वही सब रहन सहन हर चीज़ कॉमन होगी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ेंगे, वैसे ही वैदिक सभ्यता के लोगों का रहन सहन, खान पान, उनकी नगर सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, कैसे वो ग्राम बसाते थे, किस व्यवस्था पर आधारित थी, कृषि आधारित थी, पशु आधारित थी। तो इन सब सवालों का जवाब आपको यहाँ वैदिक सभ्यता में मिलेंगे। इसके बाद वैदिक सभ्यता में कुछ क्रूतियाँ आई थी, कुछ पाखंडों का जन्म हुआ था, कुछ कर्मकांडों का जन्म हुआ था। पंडित अपने आप को प्रायोरिटी देने लगे थे, जाति प्रथा सिस्टम शुरू हो गया था। तो उसके विरोध में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध के कार्यों को सुनेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है महाजनपदों का उदय।
भारत में जो है संगठित होना शुरू हो गए थे, भारतीय संगठित होना शुरू हो गए थे, जनपदों के रूप में साम्राज्य स्थापित होने लगे थे। महाजनपद 16 माने जाते हैं, तो 16 महाजनपदों को हम पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे। उनमें सबसे शक्तिशाली था मगध महाजनपद। तो मगध साम्राज्य को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, पुष्य बुद्धि वर्धन साम्राज्य, राष्ट्रकूल वंश, चोल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और बहुत सारे टॉपिक हैं जो प्राचीन भारत में आते हैं। प्राचीन भारत का समय काल हम लगा के चलेंगे 2500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेके 700 ईस्वी तक लगभग हम प्राचीन भारत को लेके चलेंगे। इसमें और भी बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक हैं, बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कुषाण वंश, शक वंश, यवन आक्रमण, तो वो सब इसमें हम कवर करेंगे। मुख्य टॉपिक यही रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ अलग अलग टॉपिक हैं तो उन्हें हम देखेंगे। प्राचीन भारत के बाद हम आते हैं भाई मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत पर अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत का समय अंतराल माना जाता है 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इस समय में भारत पर बहुत सारे जो है मुस्लिम आक्रमण हुए, तुर्की आक्रमण हुए और भारत में मुसलमानों का आगमन हो गया था। आज हम जो देखते हैं हिंदू मुस्लिम जो विवाद भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भी, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम विवाद उत्पन्न करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ चल रही हैं, तो लगभग ये 700 ईस्वी से शुरू हुई। 700 ईस्वी में जो है मुसलमान भारत में आना शुरू हुआ, अरबी आक्रमण हुए भारत में, मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी भारत आए। तो उन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले अरबी आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, उसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण, और उसके बाद मुसलमानों का साम्राज्य स्थापना। उसके बाद मुस्लिमों ने साम्राज्य की स्थापना कर दी। मोहम्मद गोरी का जो एक गुलाम था उसने गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गोरी ने अपना एक गुलाम भारत में छोड़ दिया जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत फिर हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। ये 5 वंश होते हैं दिल्ली सल्तनत में, इन 5 वंश हुए हैं। इन 5 वंश की हर कार्य हम देखेंगे, इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से स्थापत्य कला इन्होंने प्रोत्साहित की, किस तरह का इनका साम्राज्य था, किस तरह इन्होंने साम्राज्यों को इकाई के रूप में गठन किया, प्रजा के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए। तो ये सारी चीज़ें हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना करी बाबर ने, जहीरुद्दीन बाबर ने। तो मुगल साम्राज्य को हम पढ़ेंगे, कंप्लीट मुगल साम्राज्य हम देखेंगे। और मुगल साम्राज्य के साथ साथ मराठा साम्राज्य और भी बहुत सारे साम्राज्य इसके समकालीन चलते रहते हैं। दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य के समकालीन ही, जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, तो वो सारे टॉपिक हम लेके आएंगे। वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किए हैं, लेकिन उन सारे साम्राज्यों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, किस तरह उनका साम्राज्य विस्तार था, कहाँ से कहाँ तक उनका साम्राज्य विस्तार था, उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी, कौन कौन से उन्होंने काम किए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य को 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। एक तो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और एक 1707 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक। जो 1526 से लेकर 1707 तक शक्तिशाली मुगल थे, उनका पूरे भारत पर प्रभुत्व था, ठीक है, बाबर से लेके औरंगजेब तक ये सब शक्तिशाली शासकों में थे। इसके बाद उत्तर मुगल काल आया, जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, कमजोर शासक आने शुरू हुए। तो ये आपके बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह जफर तक, बहादुर शाह सेकंड तक है, 1707 से लेकर 1862 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य को उधर पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य, शिवाजी, पेशवाई का युग, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सिख, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म भी मध्यकालीन भारत के टॉपिक है, तो इन्हें हमें कवर करना है। मध्यकालीन भारत के टॉपिक्स को कवर करना है। पर टॉपिक 20, 25, 30 मिनट एक टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करूंगा भाई मैं। पहले पूरा उसके एक्सप्लेन करने के बाद उसके फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, तो ये हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा। उसके बाद आते हैं हम आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत
कि अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत उत्तर मुगल काल से शुरू होता है, जब मुगलों का पतन हो रहा था और यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच लोग आए, पुर्तगालीज लोग आए, उनका आपस में कहाँ कहाँ विवाद हुआ, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देखेंगे, किस तरह के उन्होंने काम किए, किस तरह के सुधार किए, किस तरह की दमन चक्र अपनाए भारत के लोगों के खिलाफ, किस तरह भारत को लूटने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना प्रशासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल या वायसराय की जरूरत थी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति होती है, 1857 का विद्रोह होता है। कुछ लोगों ने इसे क्रांति कहा, कुछ लोगों ने विद्रोह कहा, कुछ लोगों ने सैनिक विद्रोह कहा केवल। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे किस किस विचारक का क्या क्या मत है। 1857 ईस्वी की क्रांति देखेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था, वायसराय बनाए जाने शुरू हो गए थे। तो क्राउन का शासन हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्राउन का शासन हम पढ़ेंगे। क्या क्या सामाजिक सुधार हुए वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीयों में पुनर्जागरण के हेतु, भारतीयों के हितों की रक्षा के हेतु एक संस्था की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये पूरे आधुनिक भारत की एक जड़ है, पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक जड़ रही हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है गांधी का युग, गांधी जी ने जो है पूरे आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सारे जितने भी आंदोलन थे, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, गांधी जी लगातार केंद्र में रहे। तो गांधी जी को लेके हम सारे आंदोलन को देखेंगे, सारे पैक्ट्स को देखेंगे, सारे कमीशंस को देखेंगे गांधी जी को केंद्र में रखते हुए। उसके बाद कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जैसे बंगाल में भी सूर्य सेन जी ने क्रांतिकारी गतिविधियां की। उत्तर भारत में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे महान नाम हैं जिन्हें आज भी भारत के इतिहास में गौरवशाली पन्ने हैं, भारत के इतिहास के चमकते हुए सितारे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया भारत की स्वतंत्रता में। तो उन्हें सबको अच्छे से पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में, ठीक है। तो ये सब जो है 1948 तक हम लेके आएंगे इतिहास को। और 1948 के बाद सरकार कौन सी, भारत की जो सरकार बनी, कैसे पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, किस तरीके से क्या क्या आविष्कार हुए, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इतिहास का एक परिचय है, ये इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है। इतिहास का एक परिचय जो हमें पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन 4 भागों में इतिहास को विभाजित करके हम पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि हमारा विकास कैसे हुआ, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर कैसे नगर बसाए गए, ग्रामीण और नगर सभ्यताएं डेवलप हुई, किस प्रकार महापुरुषों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किए, उन सब चीज़ों को हम याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। तो इतिहास को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मानते हुए इतिहास पर पूरी चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कराना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास एक बहुत वृहद विषय है, इतिहास एक बहुत ही बड़ा वृहद विषय है। जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, हो सकता है उसमें 1 या 2 पॉइंट रह जाएं, तो उन टॉपिक्स को आप शेयर करें ताकि हम वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड करके आप लोगों को दे सकें, ताकि हम एक अच्छा पाठ्यक्रम डेवलप कर सकें हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो था जीएस के रिगार्डिंग, जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग, ये हमारा पहला वीडियो था। तो हम इतिहास का आज से क्रमबद्ध अध्ययन शुरू करेंगे। जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, उसके लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छे हैं तो प्लीज़ शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हमारी इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है, इंग्लिश में हम नाउन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो सीरीज भी आप देख लेना। हिस्ट्री की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, तो हिस्ट्री, उसमें केवल हिस्ट्री के लेक्चर होंगे। और इंग्लिश की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, उसमें सिर्फ इंग्लिश के लेक्चर हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें भाई, लॉकडाउन के दौरान घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।